बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 2 और ओवरऑल लेक्चर नंबर 13 पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ द कार्बन। आप जानते हैं कि कार्बन विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट फॉर द लाइफ। कार्बन के अलावा और भी बहुत से एलिमेंट हैं, लेकिन जितने कंपाउंड कार्बन से बनते हैं किसी भी और कंपाउंड किसी भी और एलिमेंट से नहीं बनते जितने कार्बन से बनते हैं। तो कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन से प्रोटीन बनती है, फैट बनती है, कार्बोहाइड्रेट बनती है, लिपिड्स बनते हैं। तो आज हम कार्बन की इंपॉर्टेंस पढ़ने की कोशिश करेंगे कि कार्बन की कौन कौन सी खूबियां हैं। नंबर 1, कार्बन इज टेट्रावेलेंट, यानी कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और कार्बन हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड बनाती है, इसलिए इसको कहते हैं टेट्रावेलेंट, यानी कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। फॉर एग्जांपल CH4, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं CH4। तो कार्बन इंतहाई स्टेबल कंपाउंड है। इसके बाद कार्बन कार्बन कॉम्बिनेशन, यानी एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ भी बहुत से बॉन्ड बना सकती है। मिसाल के तौर पर एक कार्बन ये कार्बन के साथ बॉन्ड बना रही है, इसको हम कहते हैं अनब्रांच्ड चेन, यानी कार्बन कार्बन के साथ मिलकर बॉन्ड बनाएगी और ये कंपाउंड इसी तरह बहुत लंबा या लंबी चेन बन सकती है, जो लेफ्ट एंड राइट, इस साइड को भी कार्बन चेन लंबी हो सकती है और इस साइड को भी लंबी हो सकती है। इसको हम कहेंगे अनब्रांच्ड चेन। इसके अलावा कार्बन रिंग फॉर्म में भी बना सकती है, जैसे ये मैंने बनाई है कि 6 कार्बन को आपस में मिलाएंगे सिंगल बॉन्ड के जरिए या डबल बॉन्ड के जरिए, और अगर इनकी मैं वैलेंसी पूरी करूं तो हर कार्बन की वैलेंसी होती है 4। तो यहां एक एक हाइड्रोजन लगा देते हैं और ये एक डबल बॉन्ड लग गया, तो ये कार्बन की बन गई रिंग फॉर्म, यानी कार्बन कार्बन से मिलकर लंबी चेन बनाते हैं, ब्रांच्ड चेन बनाते हैं, अनब्रांच्ड चेन बनाते हैं, और ये बन गई रिंग फॉर्म। और इसी तरह कार्बन अनब्रांच्ड चेन और ब्रांच्ड चेन भी बनाती है। यहां एक एग्जांपल ब्रांच्ड चेन की दी गई है कि ये कार्बन और 4 कार्बन से मिल गई, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। इस तरह कार्बन कार्बन के साथ मिलकर ब्रांच बना लेती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कॉम्बिनेशन ऑफ द कार्बन विद अदर एलिमेंट्स, यानी कार्बन सिर्फ कार्बन के साथ ही कंपाउंड नहीं बनाती या बॉन्ड नहीं बनाती, बल्कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ, सल्फर के साथ और दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिलकर भी बॉन्ड बना लेती है। तो इसको हम मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, जैसे कार्बन फॉर्म द बॉन्ड विद हाइड्रोजन। कार्बन हाइड्रोजन के साथ जब बॉन्ड बनाती है तो इन बॉन्ड के दरमियान में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है जो रेस्पिरेशन में यूज होती है। जैसे मैंने लिखा, इट इज पोटेंशियल सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाती है तो इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, और जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो बेशुमार एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वो एनर्जी सेलुलर रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होती है। इसी तरह नेक्स्ट लिंकेज है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, इसको हम कहते हैं कार्बन और ऑक्सीजन लिंकेज। कार्बन ऑक्सीजन लिंकेज, कार्बन ऑक्सीजन एसोसिएशन फॉर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और ये लिंकेज किसके दरमियान में होता है? ये होता है कार्बोहाइड्रेट्स के दरमियान, यानी सिंपल कार्बोहाइड्रेट, एक कार्बोहाइड्रेट दूसरी कार्बोहाइड्रेट के साथ, या एक ग्लूकोज दूसरे ग्लूकोज के साथ, ग्लूकोज फ्रक्टोज के साथ मिलती है CO बॉन्ड के जरिए, और इस तरह एक लंबा या बड़ा कंपाउंड बन जाता है। और ये क्या होता है? दिस लिंकेज प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट,
यानी जब कॉम्प्लिकेटेड कार्बोहाइड्रेट बन जाती है, जैसे सेलुलोज, ग्लाइकोजन, स्टार्च, ये बिल्कुल स्टेबल कंपाउंड बन जाते हैं। और इनकी स्टेबिलिटी क्यों बरकरार रहती है? स्टेबिलिटी इज फॉर्म्ड ड्यू टू CO बॉन्ड। इसके बाद इसी में तीसरा इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है पेप्टाइड बॉन्ड्स। कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान ये बॉन्ड होता है और अमाइनो एसिड में ये बनता है। यानी एक अमाइनो एसिड दूसरी अमाइनो एसिड के साथ मिलती है, दूसरी तीसरी के साथ मिलती है, तीसरी चौथी के साथ मिलती है। किसके जरिए? पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए। और ये बॉन्ड भी बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इससे बहुत सी अमाइनो एसिड आपस में मिलकर डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन बनती है। फॉर एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन और एक्टिन, मायोसिन, इस तरह की मुख्तलिफ प्रोटीन बन जाती हैं। यानी डाइवर्सिटी ऑफ द प्रोटीन आर फॉर्म्ड ड्यू टू पेप्टाइड बॉन्ड। इनकी मैं यहां एग्जांपल लिखता हूं। फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन, मायोसिन, एटसेट्रा। अब नंबर 4 पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ द मैक्रोमॉलिक्यूल्स। कार्बन से मिलकर बड़े मॉलिक्यूल बनाते हैं। मैक्रो का मतलब बहुत बड़े और मॉलिक्यूल मीन मॉलिक्यूल्स। लार्जर मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कार्बन एटम्स। जैसे क्या बन सकता है? सेलुलोज, फैट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, वैक्स, एटसेट्रा। और ये जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो पानी में हल नहीं होते। जैसे सेलुलोज यानी इनसॉल्युबल इन वाटर। जब ये पानी में हल नहीं होंगे बड़े मॉलिक्यूल, तो ये क्या बनाएंगे? स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सो दे फॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। यानी सेलुलोज वगैरह पानी में हल नहीं होते, लेकिन ये सेल का स्ट्रक्चर बना देते हैं। और स्ट्रक्चर बनना बहुत जरूरी है। जब वो स्ट्रक्चर बनता है, फिर वही कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करता है। उसके अलावा इन बड़े मॉलिक्यूल्स के अंदर एनर्जी स्टोर होती है, या वो छोटे मॉलिक्यूल को स्टोर कर लेते हैं। या आप यूं कह सकते हैं कि जब मैक्रो मॉलिक्यूल ब्रेक होगा तो स्मॉलर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे, राइट? जब मैक्रो मॉलिक्यूल टूटेंगे, उससे स्मॉलर मॉलिक्यूल जनरेट होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर सुक्रोज टूटेगी तो ग्लूकोज बन सकता है। और ये ग्लूकोज क्या होता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। ग्लूकोज विच इज द मेजर सोर्स ऑफ द चीप एनर्जी, जिसको हम डेली यूज में कर लाते हैं। फॉर एग्जांपल, हम राइटिंग करते हैं, हम वॉकिंग करते हैं, टॉकिंग करते हैं, हम कोई भी जो काम करते हैं, या हमारा जिस्म कोई भी काम करता है, तो उसके लिए एनर्जी यहां से यूज होती है। नंबर 5 पे है फॉर्मेशन ऑफ द माइक्रोमॉलिक्यूल। जब ये बड़े मॉलिक्यूल टूटते हैं तो छोटे मॉलिक्यूल्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर प्रोटीन ब्रेक होगी तो उसका यूनिट है अमाइनो एसिड। अगर कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होगी तो ग्लूकोज बनेगा। अगर फैट्स ब्रेक होगी तो बन जाएगा फैटी एसिड। तो फैटी एसिड, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, दीज आर द माइक्रोमॉलिक्यूल्स। दीज आर द सब यूनिट्स। These subunit fuse together then form larger molecules। यानी अगर अमाइनो एसिड आपस में मिलेगी तो प्रोटीन बनेगी। अगर ग्लूकोज के मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स आपस में मिलेंगे तो कार्बोहाइड्रेट बनेगी। अगर फैटी एसिड्स आपस में मिलेंगे तो लिपिड्स या फैट्स वगैरह बन सकते हैं। और ये भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। हम एनर्जी जो यूज करते हैं वो ATP की फॉर्म में करते हैं। जैसा मैं पहले बता चुका हूं कि ग्लूकोज वन ब्रेक देन प्रोड्यूस एनर्जी विच इज इन द फॉर्म ऑफ ATP। इसी तरह एक पॉइंट और है कोवलेंट बॉन्ड, कि कार्बन कोवलेंट बॉन्ड भी बना सकती है। कोवलेंट बॉन्ड क्या होती है? बॉन्ड विच इज फॉर्म ड्यू टू शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो सिंगल बॉन्ड होगा। अगर 4 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करेंगे तो डबल बॉन्ड होगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन आपस में 3 एक तरफ से 3 दूसरी तरफ से 6 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करेंगे तो बॉन्ड होगा ट्रिपल।
तो यानी कार्बन की ये खूबी है कि वो सिंगल बॉन्ड बना सकती है, वो डबल बॉन्ड बना सकती है, वो ट्रिपल बॉन्ड बना सकती है, और ये कंपाउंड इंतहाई स्टेबल है। कार्बन हमारे लिए बहुत जरूरी है। कार्बन से क्लॉथ्स, ये कपड़े बनते हैं, कार्बन से प्लास्टिक बनती है, कार्बन से ये मैं जो यूज कर रहा हूं बोर्ड मार्कर ये बनती है, कार्बन से ये बोर्ड बना हुआ है। बॉडी के बहुत से पार्ट है जिसमें कार्बन है, और हमारा जो एनर्जी का चीफ सोर्स है रोटी वगैरह उसमें भी कार्बन होती है, और इसी तरह राइस वगैरह में कार्बन होती है। तो बच्चों इसको घर बैठ के अच्छी तरह आप लेक्चर को सुनिएगा और अच्छी तरह याद कीजिएगा, बार बार आप इसको पढ़ेंगे और उसके बाद टेक्स्ट बुक से रीडिंग करेंगे तो इंशाल्लाह आपको अफाका होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कल मिलेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।